हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं फिजिकल एजुकेशन के पार्ट 2 को लेके आया हूं। और पार्ट 1 में क्या किया था, मैंने जो पार्ट 1 था उसमें मैंने आपको आधी बुक सेक्शन ए को कवर कराया था, और पार्ट 2 में मैं आपको सेक्शन बी को कवर कराऊंगा जो आधी बुक रह गई थी। तो इस वीडियो में देखिए, जो मैंने आपको देखिए जो पार्ट 1 में क्या था, आप कहेंगे खेल कूद से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हमारी शिक्षा और शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो उसमें मैंने 4 से 5 यूनिट कवर कराई थी। और आज इस वीडियो में भी मैं आपको देखिए सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन बी से थ्रू, मतलब ये होता है सेक्शन बी में क्या, मतलब पेपर एक ही आएगा, पेपर आपका पूरा 100 क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन सेक्शन बी, सेक्शन ए में क्या था, मैंने आपको पहले देखा खेल से संबंधित क्वेश्चन थे, जो मैंने पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोनों की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पूरी फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां मिलेगी आपको फुल पीडीएफ। फिजिकल एजुकेशन नोट्स आप चाहते हैं कि नोट्स डाउनलोड कर लूं, आपको वीडियो देखना ना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप दोनों वीडियो को आसानी पूर्वक देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि आप अच्छे नंबर से पास हों और आप एक बेहतर क्लासेस पा सकें। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। और आपको भी ये पता है कि हाँ, कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और ये कितनी बार रिपीट हुए वो आपके सामने है, मैं यहाँ कुछ ऐड करके नहीं लाया हूं। यदि मैं इन क्वेश्चनों की बात करूं तो आप भी इन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से समझ सके होंगे। सेक्शन बी को स्टार्टिंग करते हैं, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल पेपर हैकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और मैंने साथ ही साथ आपका भाई बहन हाई स्कूल, इंटर, बीए या फिर बीएससी, ये कह सकते हैं बीकॉम कर रहा है, तो और साथ ही साथ बीएड वगैरह में किसी में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई आपका भाई बहन कोई लेना चाहता है तो हम एडमिशन भी आपको दिला देंगे। यूपी में कहीं भी हमसे ले लो, कुछ भी करा लो, सब कुछ करने के लिए तैयार है। ठीक है, कहीं किसी चीज़ में एडमिशन लेना है सबसे कम फीस में आपको एडमिशन कराएंगे। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कॉल जरूर करिए, हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं यार, हम कि आपको बस कुछ भी हो जाए, आपको अच्छी रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, एक अच्छी तरफ गाइड करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ देखिए बात करने वाले हैं पहले क्वेश्चन को, ज्यादा टाइमिंग वेस्ट ना करेंगे, मतलब टाइमिंग को खराब नहीं करेंगे और फटाफट अपने क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। यहां जो बोला जा रहा है आप देखोगे कि पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ये हमारे बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इस यूनिट नंबर 1 में शारीरिक तंत्र के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, स्वच्छता के बारे में, परिचय के और एक परिचय, और शारीरिक जो कह सकते हैं जो ढांचे होते हैं उनके कार, अस्थियां, हमारी जो हड्डियों के प्रकार कितने होते हैं, जोड़ों के प्रकार होते हैं, जोड़ों की गति किस प्रकार से होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे यहां से सेक्शन बी में, फर्स्ट यूनिट में। अब इसमें क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक बच्चे के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। आप कहोगे 213 अस्थियां होती हैं। कितनी होती हैं? 213 अस्थियां होती हैं। आप कभी आ जाए बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे के शरीर में, अभी कभी कहते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितनी होती हैं, तो आप कहोगे 206 होती हैं। ठीक है, बच्चे की बात करें तो 213 और स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो 206। ठीक है, उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन को देखिए कितनी बार, जो ज्यादा बार रिपीट हुए वही क्वेश्चन को ध्यान देंगे, जो एक एक बार आए उसको नहीं देखेंगे। डोल्टाइल जो पेशी होती है वो कहां पाई जाती है, आप कहोगे कंधे में पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, या फिर अस्थि भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी या सबसे लंबी कोई भी आ सकता है, बड़ी या लंबी, तो आप कहोगे फीमर। और फीमर पाई कहां जाती है, तो आप कहोगे ये हमारे पैर में पाई जाने वाली हड्डी होती है, फिर अस्थि होती है। चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बोला है पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप कहोगे 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। जैसे हम 12 जोड़ी क्या कर सकते हैं? 24। कितनी होती हैं? 24। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज राइट है। तो पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, आप कहोगे 12 जोड़ी। कभी जोड़ी की बात करें तो 12 जोड़ी, वरना 24 होती है। ठीक है, 12 जोड़ी का मतलब ही 24 होता है। उसके बाद में ये देखिए 10 और 13 में पूछा गया, तो हम इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यहां बोला गया टखने में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो टखने में जो अस्थियों की संख्या होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? टखने में जो अस्थियों की संख्या होती है वो 4 होती है। स्टेपिस अस्थि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? ये सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस, सबसे छोटी हड्डी। कभी भी आ जाता है सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आपको स्टेपिस उसका नाम होता है, और ये कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी की बात करें पैर में, जिसे हम फीमर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके की मैं आपको यहाँ सारी जो कंफ्यूज है उसे दूर कर रहा हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक हाथ में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? हमारे हाथ में हड्डी की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे 30 होती है। एक हाथ में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। असफल अस्थि स्तर होता है, तो आप कहोगे जो असफल जो अस्थि होती है, जो हड्डी होती है, वो कहाँ स्तर होती है? कहाँ लगी, मतलब कि असफल वाली, तो आप कहोगे जो नितंब होती है उसमें लगी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना है। साथ ही साथ रेडियस और कह सकते हैं जो अल्ना अस्थि होती है वो होती कहाँ है? तो रेडियस और अल्ना अस्थि आप कहोगे अग्रबाहु। अग्रबाहु में क्या होती है? एक रेडियस होती है कह सकते हैं, या फिर एवं क्या होती है? अल्ना। अल्ना जो अस्थि होती है, हड्डी होती है, वो अग्रबाहु में स्थित होती है। उसके बाद में है पक्ष में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो सॉरी, पक्ष नहीं, बक्ष। बच में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे 26। कितनी होती है? 26 बच में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहां बोल रहा है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है, देखिए कह रहा है कि व्यक्ति के प्रत्येक पैर में, कह सकते हैं प्रत्येक पैर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आपके पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 31 आपकी हड्डियां होती है। कितनी होती है? 31 हड्डियां कहां होती हैं? आपके पैर में। ठीक है, और हाथ में कितनी होती है? मैंने ऊपर बताया कि प्रत्येक हाथ में 30 अस्थियां होती हैं, और पैर की जब भी बात करें तो 31। कितनी होती है? 31। उसके बाद यहां देखिए मैंने ऊपर ही क्वेश्चन बनाया था, जो अलना था, अलना पाया जाता है, वो पाया जाता है हाथ में, अग्रबाहु में। अग्रबाहु आगे वाली बहुभुजाओं में, तो हाथ में पाया जाता है। ठीक है, अलना पाया जाता है हाथ में। कहां पाया जाता है? हाथ में पाया जाता है। हड्डियों में सबसे अधिक लब्ध कौन सा होता है? तो सबसे ज्यादा जो लब्ध पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां बोला जा रहा है कि हड्डियों में सबसे अधिक जो लब्ध होता है वो कौन सा होता है? तो आप कहोगे कैल्शियम फास्फेट होता है। कौन सा होता है? हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। याद रखिए, कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज राइट। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं, एक बार ध्यान से देखिए। देखिए उसके बाद में है मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? ये तो आपको सबको पता होगा कि मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है? आप कहोगे कंकाल तंत्र का जो कार्य होता है वो गति, क्या होता है? हमारी गति करना, या गति कह सकते हैं शीलता देना, मतलब शरीर को हम गति देना, ये क्या होता है? कंकाल का तंत्र। शरीर को दृढ़ता प्रदान करना, ये भी हमारा कंकाल का मतलब हड्डियों का मतलब कार्य होता है। साथ ही साथ कोमल अंगों की सुरक्षा करना, जैसे कि हमारा हार्ट है, इनकी सुरक्षा करना, माइंड की सुरक्षा करना, ये कंकाल का कार्य होता है। तो ये सभी क्या है? हमारा राइट है। इस क्वेश्चन का भी आंसर दे रखा है, तो मैं इसे जरूर पढ़ेंगे। यहाँ का है ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा गया। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन हड्डियों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी, अस्थियां, ऑस्टियोलॉजी। अब अस्थि में मतलब कि अस्थियों को ही हम हड्डी कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन कहाँ किया जाता है? हड्डियों में। क्या हड्डियों के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? अध्ययन करता है तो हड्डियों का। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज राइट है। उसके बाद है, देखिए बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन को देखिए, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? आप कहोगे 33। मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? 33 होती हैं। वास्य व्यक्ति मतलब कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मैं पहले बता चुका हूं, 206। और यदि बच्चे की बात करें तो 213। ठीक है, 213। बहुत ही देखिए कितनी बार ये रिपीट हुआ है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनेंगे। पार्ट 2 आप देख रहे हैं, पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ इस पूरी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैंने दे रखा है। ये क्वेश्चन एक बार आया है, तो इसे देखने को बैक से आप चाहें तो देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ बोल देता हूँ, बक्षीय कोशिकाएं की संख्या कितनी होती है? आप कहोगे 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों की जोड़ी होती है। तो मैंने पहले ही बता रखा है कि पसलियां जो होती हैं, पसलियों में जो हड्डियां होती हैं वो 24 होती हैं, मतलब कि 12 जोड़ी होती हैं। जोड़े में पूछे तो 12 होंगी, वैसे 24 होती हैं। ये मैं ऊपर क्वेश्चन करा चुका हूँ। पसलियां जोड़े में पूछ सकता है, और वैसे बिखेर के मतलब कि अलग अलग भी पूछ सकता है। तो 12 जोड़ी होती है, 12 दूनी 24। उसके बाद में पूछा गया है, जो फिबुला होता है, तो कह सकते हैं जो फिबुला है पाया जाता है, तो फिबुला पैर में पाया जाता है। ठीक है, तो पाई जाती है, ये हड्डी होती है। उसके बाद में है देखिए आप जानते होंगे टीबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वो भी टांग में पाई जाती है, वो भी पैर में पाई जाती है। टीबिया और साथ ही साथ फिबुला, टीबिया और फिबुला ये हमारे पैर में पाई जाती हैं, टांग में पाई जाती हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, चेहरे की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? चेहरे की, यदि चेहरे की बात करें, सबसे छोटी हड्डी की बात करें, तो आप कहोगे लेक्राइन, लेक्राइमल होती है। ये क्या होती है? लेक्राइमल, ये सबसे छोटी हड्डी होती है चेहरे की। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जो होता है खोपड़ी। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप कहोगे 8 हड्डियां होती हैं। अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 8। खोपड़ी के अंदर बात करें मतलब कि सिर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 8 होती हैं। इस बात को याद रखेंगे। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 27वां क्वेश्चन आपके पास साथ में देख रहे हैं आप कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये है कपाल। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8। मतलब कपाल को भी हम क्या कहते हैं, सिर ही कहते हैं। सिर, मस्तक या खोपड़ी कह सकते हैं। कपाल कितनी होती है, 8 हड्डियां होती हैं। ऊपर भी यही था, ये देखिए यहाँ कभी खोपड़ी आपसे पूछ लेगा या फिर आपसे पूछ लेगा कपाल, ठीक है, बात यही होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या। देखिए यहां बोला गया मानव शरीर में तो 28 होती है। यहां बोला गया है खोपड़ी में अस्थियों की संख्या होती है तो 8 होती है अस्थियों की संख्या। हड्डियों की संख्या की बात करें तो 28 होती है, यहां बोला गया है। लेकिन ये उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहां क्वेश्चन बोला गया है हड्डियों और दांतों में मुख्य तत्व कौन सा पाया जाता है। मैं पहले बता चुका हूं, कैल्शियम फास्फेट सबसे ज्यादा हड्डी और दांतों में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको रट लीजिए। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, स्टेपिस होती है, ये कान में पाई जाती है। चेहरे की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, चेहरे में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 14 होती है। शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या होता है, देखिए लंबी जो हड्डियों का कार्य है, तो शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या होता है, लीवर के रूप में कार्य करता है। तो किस रूप में कार्य करती है लंबी हड्डी, तो आप कहोगे लीवर के रूप में काम करती है, ठीक है। और यहां बोला गया है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो मानव के शरीर की सबसे जो मजबूत हड्डी होती है वो हमें कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनकिंडिबल। क्या होते हैं, मैंडिबल्स। तो मैंडिबल जो होती है, कह सकते हैं मैंडिबल जो अस्थि होती है, जो हड्डी होती है, वो सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है। तो मैंडिबल्स याद रखेंगे। उसके बाद में आता है अस्थियों के कठोर होने का क्या कारण होता है, मतलब किस कारण से वे कठोर होती है, तो आप कहोगे उसका कारण कैल्शियम है। कैल्शियम के कारण हमारी हड्डी कठोर होती है। उसके बाद में है अस्थियों का कड़ापन होता है, तो कैल्शियम के कारण होता है। अस्थियों में कड़ापन कठोरता होती है, कैल्शियम के कारण होती है। अस्थि किसके संचन स्थान होता है, तो कैल्शियम का होता है, ठीक है। जो संचन स्थान है वो कैल्शियम का है। कान के यहां बोला गया, ये मैं एक एक वाले हैं, वैसे मुझे पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये ज्यादा रिपीट नहीं होंगे, फिर भी मैं ये मानव से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा था। तो दूसरे देखते हैं, ये भी एक एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां देख सकते हैं, यहां पूछा गया है जो हामरस किस स्थान की अस्थि है, तो हामरस किस स्थान की अस्थि मतलब कि हड्डी है, तो आप कहोगे अग्रबाहु। अग्रबाजू मतलब कि हाथ, अग्र हाथ की अस्थि है, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद में आपको देखिए इन क्वेश्चनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पहुंचते हैं, चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो आप कहोगे मैंने पहले बताया मैंडिबल। ये क्या है, सबसे मजबूत हड्डी होती है, ये मैं पहले बता चुका हूं ऊपर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां बोला गया अचल संधि। अचल संधि कहां पाई जाती है, ये हमारी किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। देखिए अब यहां एक क्वेश्चन और बनता है कभी कभी कि संधि, संधि का अध्ययन कहां किया जाता है, ऑर्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मतलब कि जोड़, हमारे जो जोड़ हैं, जोड़ों का अध्ययन कहां किया जाता है, तो ऑर्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ यहां बोला गया है कि जो अचल संधि कहां पाई जाती है, तो मैंने पहले बताया था खोपड़ी में पाई जाती है। उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पे जैसे खोपड़ी में किस प्रकार की संधि पाई जाती है, तो आप कहोगे अचल संधि पाई जाती है, अचल जोड़े पाए जाते हैं खोपड़ी के अंदर, ठीक है। और देखिए यहाँ कह रहा है कोहनी और घुटने के जोड़ों को मोड़ने को क्या कहते हैं। जब हम किसी भी कोहनी या फिर घुटने के जोड़े को मोड़ते हैं, जोड़ को मोड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो एडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एडक्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद में है, देखिए कंधे में किस प्रकार के जोड़े होते हैं, तो आप कहोगे कंधे में जो जोड़े होते हैं वो गेंद व सॉकेट जोड़ होते हैं। कैसे होते हैं, गेंद व सॉकेट जोड़ होते हैं। हड्डी का देखिए 55वां क्वेश्चन देखेंगे, हड्डी की अपनी ही धुरी पर घूमना क्या कहलाता है। कोई हड्डी है वो अपनी ही धुरी पर घूम रही है, उसे हम चक्रावर्तन कहेंगे, चक्रावर्तन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जोड़े पर कार्य करने वाली अस्थियों को एक दूसरे से, ठीक है, जाने को क्या कहेंगे। भाई देखिए यहां कह रहा है जोड़ पर कार्य करने वाली अस्थियों को एक दूसरे से जाने को क्या कहेंगे, तो हम कहते हैं उसे रोटेशन। क्या कहते हैं, उसे हम रोटेशन कहते हैं। और यहां बोला गया है कि थोड़ी गतिशील संधि कहां पाई जाती है, मतलब कि थोड़ी सी घूमे, ज्यादा ना घूमे, थोड़ी सी घूमे, वो क्या होती है, वो धड़ में होती है। धड़ में क्या होती है, आप देखे होंगे कि पीछे वाली जो रीढ़ होती है हमारी, उसमें बहुत कम स्पेस होता है, बहुत कम, हम उसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, गतिशील कर सकते हैं, तो वो होती है धड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि फिसलने वाली संधि कहां पाई जाती है, तो आप कहोगे कलाई और टखने में फिसलने वाली संधि पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है उखल। उखल संधि कहां पाई जाती है,
तो आप कहोगे कंधे और कोहनी में उखल, जो कह सकते हैं उखल संधि पाई जाती है। उखल संधि को हम बॉल एंड सॉकेट जंक्शन कह सकते हैं, ज्वाइंट भी कह सकते हैं, ज्वाइंट जिसे कहते हैं संधि भी कह सकते हैं, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, तो वो कहलाती है और ये कंधे और कोहनी में पाई जाती है। उसके बाद में है टखने, घुटने और कोहनी की जोड़ को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे इसे हम हिंद संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद संधि कहते हैं, जो हिज की तरह होती है, मतलब कि हिज जोड़, मतलब कि इस प्रकार हिज होता है, इस प्रकार की होती है टखने और घुटने और कोहनी की संधि, तो हिज संधि कहेंगे। आज यहाँ देखिए ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन क्वेश्चनों को ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, क्योंकि वरना बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ कह रहा है जोड़ कितने प्रकार के होते हैं, तो जोड़ 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिए। यहां बोला गया है जो किलदार संधि है वो हमारे शरीर में पाई जाती है, तो आप कहोगे गर्दन में, तो जो कीलदार जो संधि पाई जाती है वो हमारे गर्दन में पाई जाती है। कलाई में कौन सी संधि पाई जाती है, तो मैंने ऊपर भी बता चुका हूं इसे, ठीक है, कोलक संधि पाई जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जोड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, ऑर्थियोलॉजी कहते हैं, ये ऊपर ही बता चुका हूं स्टार्टिंग में ही, ठीक है। यहां गए गेंद और, देखिए गेंद और घंटा संधि कहलाती है, तो कंधे में होती है, कोहनी और घुटने में संधि हित संधि कहलाती है, मैं ऊपर बता चुका हूं, यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बार बार रिपीट हुए हैं वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और साथ ही साथ उखल संधि पाई जाती है कंधे और कोहनी में, ये भी मैं क्वेश्चन ऊपर बता चुका हूं, ये इस क्वेश्चन को यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ यहां नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पेशी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की पेशियां होती हैं, ठीक है, तो पेशी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितनी बार रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। पेक्टोरिलियस पेशी कहां पाई जाती है, तो पेक्टोरियस जो पेशी होती है वो हमारे पक्ष स्थल में पाई जाती है, इस बात को याद रखेंगे। पेक्टोरियस जो पेशी होती है वो हमारी पक्ष स्थल में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम 2021 के लिए, हर साल मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन देता हूं आपके एग्जाम के लिए, जो आप जरूर पढ़ के जाइए। मांसपेशियों की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करने वाले उपकरण को क्या बताया गया, तो आप कहोगे उसे हम इलेक्ट्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे कुल पेशियों की संख्या, सॉरी अस्थियों की संख्या तो 206 होती है और बच्चे में 213 होती है, मैं पहले बता चुका हूं। यदि आप पेशियों की संख्या की बात करें तो 600 से अधिक हमारे बॉडी में पेशियां पाई जाती है। मानव शरीर में लगभग कितनी पेशी पाई जाती है, तो देखिए लगभग की बात करें तो मैंने ऊपर बताया, देखिए 600 प्लस 600 से अधिक होती है, मतलब कि 603, तो मानव शरीर में लगभग जो पेशियां पाई जाती हैं वो 603 पाई जाती हैं। अस्थियों की बात करें तो 206, बच्चे में अस्थियों की बात करें तो 213, ठीक है, याद रखेंगे। पेशियों की बात करें तो 603 लगभग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्राशय में पाई जाती है तो अनैच्छिक पेशी पाई जाती है, कितनी पेशी, अनैच्छिक पेशी पाई जाती है मूत्राशय में, कभी आ जाता है क्वेश्चन तो याद रखिए। और उसके बाद में यहां चलते हैं, मानव शरीर में गतिशीलता का कारण क्या होता है, मानव शरीर में गतिशीलता का कारण क्या होता है, तो गतिशीलता का जो कारण होता है वो होता है मांसपेशी। हमारा जो शरीर है जो गति करता है तो ये किसके कारण होता है, वो मांसपेशियों के द्वारा होता है। यहाँ थकान के दौरान मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हम कभी थक जाते हैं कोई काम करते हुए या जिम कर रहे हैं तो हमारा हाथ थक जाता है, तो क्या जमा हो जाता है मांसपेशियों में, तो आप कहोगे उसमें दुग्ध अम्ल जम जाता है। कौन सा, दुग्ध अम्ल, ऑप्शन नंबर 20 राइट है। उसके बाद में है खिंचाव संबंधित होता है, खिंचाव किससे संबंधित होता है, वो हमारी मांसपेशियों से संबंधित होता है। उसके बाद में देखिए कभी आ जाता है पेशियों अध्ययन का, पेशियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो मायोलॉजी के द्वारा पेशियों का अध्ययन किया जाता है। पेशी की विशेषता क्या होती है, उपरोक्त सभी है, ये देखने की जरूरत नहीं है, कम बार क्वेश्चन पूछा गया। 101 को देखा हुआ, यहां बोला गया है शरीर में सबसे, देखिए यहां बोला गया है शरीर में सबसे गतिशील मांसपेशियां होती हैं, तो वो होती हैं जबड़ों में, सबसे अधिक गतिशील जो मांसपेशियां होती हैं वो जबड़े में होती हैं। उसके बाद में मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कान में कितने भाग होते हैं, तो कान के 3 भाग होते हैं। उसके बाद में कोकलिया स्तर होता है, वो कान में स्थित होती है, ठीक है, जो कोकलिया स्तर होता है स्थित होती है वो कहां, कान में स्थित होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहेगा, शरीर में कौन सा अंग विटामिन डी की देखिए डी तैयार करता है, तो हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा अंग है जो विटामिन डी को तैयार करता है, तो आप कहोगे जो त्वचा है, जो हमारे प्रकाश की उपस्थिति में क्या है, विटामिन डी का निर्माण करती है। यदि सूर्य की स्थिति में जाते हैं हम लोग, हमारी त्वचा खुद विटामिन डी का कह सकते हैं कि वो निर्माण करती है, तैयार करती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कह रहा है 4 से 6 वर्ष की आयु में जो नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, तो आपको के देखिए जो हमारी नब्ज कह सकते हैं, जो नब्ज या फिर दिल का धड़कना कितनी बार धड़कता है, 4 से 6 वर्ष, तो आपको 95 बार। और यदि स्वस्थ मनुष्य की बात करें तो 72 बार धड़कता है, कितनी बार, 72 बार, इस बात को याद रखेंगे।
यहाँ देखिए 72 से 75 बार तक, ठीक है, 72 से 75 बार तक स्वस्थ मनुष्य का। उसके बाद में कह रहा है व्यक्ति के शरीर के जो स्वास्थ्य अंग होता है हृदय होता है। उसके बाद में कह रहा है देखिए सामान्य जो हमारे व्यक्ति की रक्तचाप होती है वो 120/80 होती है। 120 से ज्यादा ना हो, हमारे कह सकते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर है वो 120 से ज्यादा ना हो और 80 से कम ना हो। 80 और 20 के बीच में है तो आपको क्या है, मिनिमम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल है। हृदय स्थित होता है छाती में, आपको तो पता ही होगा भाई हृदय कहाँ स्थित, छाती में होता है, ये तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, एक एक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन को देखते हैं। यहां बोला गया है ईसीजी सूचना देता है, तो ईसीजी किसकी सूचना देता है, वो हृदय की धड़कने की और रक्त परिवहन की। क्या देता है, ईसीजी किसकी सूचना देता है तो आप कहोगे ये हृदय की धड़कने की देता है और रक्त किसके परिवहन की देता है। ए और बी दोनों ही राइट है। उसके बाद में बोला गया है हृदय रोग किसके कारण होता है, आप कहोगे उपरोक्त सभी के रक्त, देखिए उच्च रक्तचाप, आपके अंदर ब्लड प्रेशर तेज होगा तो आपको हृदय रोग होगा। मधुमेह रोग भी हो सकता है और साथ ही साथ अनुवंशिक गति, जो अनुवंशिक जो कह सकते हैं जो रोग होते हैं उनके कारण हमारे हृदय रोग होते हैं। उसके बाद में है अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने के लिए, आप देखिए अशुद्ध रक्त है तो वो कौन करेगा, आप कहोगे सिराएं। धमनी में कौन सा रक्त बहता है, कभी आ जाता है तो धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। सिराएं हमारे ब्लड को मांसपेशियों से जो ब्लड निकलता है उसको देखिए जो मांसपेशियों तक पहुंचाने का काम, हमारे ब्लड को हृदय से मांसपेशियों तक पहुंचाने का काम धमनी का होता है, लेकिन वापस ले जाने का काम सिराओं का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, मानव हृदय एक बार में कितनी बार धड़कता है, मैं ऊपर बता चुका हूं 72 से 75 बार, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। उसके बाद में वाष्प मुख्यतः जमा होता है तो त्वचा में, देखिए जो कह रहा है बसा मुख्यतः जमा किस में होती है, तो बसा कहाँ सबसे ज्यादा होती है, तो आप कहोगे त्वचा में। हृदय रोग किसके कारण होता है, तो आपको उपरोक्त सभी उच्चता मधुमेह मैं ऊपर बता चुका हूं। रक्त में होता है तो आप कहोगे उपरोक्त सभी प्रोटीन भी होता है, जल भी होता है, लवण भी होता है। रक्त में देखिए रक्त के किस वर्ग को सर्वदाता कहा जाता है, सर्वदाता का मतलब होता है ओ जो है वो सर्वदाता होता है और ए और बी होता है वो सर्वग्राही होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है देखिए सर्वग्राही, यहां क्वेश्चन बोला गया था 30वां, यहां बोला गया ए बी, देखिए ए बी ग्रुप कहलाता है तो सर्वग्राही, मतलब मैंने ऊपर बता रखा है कि सर्वदाता ओ होता है और सर्वग्राही ए बी होता है। उसके बाद में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, ये क्वेश्चन बनते हैं, तो आप कहोगे जो लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम आरबीसी कहते हैं, क्या कहते हैं, आरबीसी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी से कहते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इसका नाम कह सकते हैं आरबीसी। और ये जो है इसका जीवन काल 120 दिन होता है, कितना होता है, 120 दिन होता है। और रक्त का कौन सा भाग मनुष्य के लिए होता है, डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 7 दिन होता है, मतलब कि 7 दिन, ठीक है, और 7 दिन होता है। और साथ ही साथ मैं दिखाऊंगा आपको सारे एक प्रोसेस यहाँ दिखाने वाले हैं। यहाँ आरबीसी की बात करें तो 120 दिन होता है, ठीक है, और एक सप्ताह होता है प्लेटलेट्स का, कितना होता है, एक सप्ताह प्लेटलेट्स का होता है। प्लेटलेट्स का ग्रुप डी में पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कौन सा, देखिए कह रहा है रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन ले जाता है, तो देखिए ऑक्सीजन ले जाता है, देखिए रक्त का ऐसा कौन सा भाग है जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो आप कहोगे आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, इज राइट है, आरबीसी, ठीक है। उसके बाद में रखता है कि रक्त किसकी वजह से लाल दिखाई देता है, तो मैंने ऊपर बता रखा हीमोग्लोबिन के कारण भी रक्त हमारा लाल दिखाई, देखिए यहाँ कह रहा है लाल दिखाई देता है, किसकी वजह से लाल दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण वो दिखाई देता है, लेकिन यहाँ तो इसमें बता ही नहीं दिखा है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक है पूरा। उसके बाद में क्योंकि यार हीमोग्लोबिन के कारण ही तो रक्त हमारा लाल दिखाई देता है, जब आरबीसी होगा तभी तो। यहाँ बोला गया है देखिए जो रेड कोशिका होती है, रेड कोशिका आरबीसी कहते हैं, उनका निर्माण कहाँ होता है, तो आपको अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। तो रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, याद रखिएगा। एक देखिए रक्त नलिका जिसे आरबीसी कहते हैं, जो रक्त को हृदय से दूसरे अंग की ओर ले जाती है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम धमनियां कहते हैं। मतलब क्या है, हृदय से अंग की ओर लेके जाएगी, वो किसका काम करता है, हृदय ब्लड को, तो धमनियां करती है, मतलब कि शुद्ध ब्लड है। देखिए लिम्फोसाइटेट का नाम से जान, देखिए लिम्फोसाइट्स किसके नाम से जाना जाता है, तो डब्ल्यूबीसी के नाम से जाना जाता है। लिम्फोसाइट्स किसके नाम से जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का पूर्ण नाम क्या होता है, तो आपको पता है व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं और आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, बात वही है।
WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगों से बचाव। मतलब कि क्या होता है? WBC का कार्य क्या होता है? WBC का कार्य क्या होता है हमारी बॉडी में? वो होता है, क्या होता है? रोगों से बचाव करना, बॉडी को रोगों से बचाव करना। WBC कणिकाएं सबसे लंबी कौन सी होती है? तो मोनोसाइट। कौन सा होता है? सबसे लंबी कणिकाएं मोनोसाइट्स होती हैं। शुद्ध, देखिए यहां मैंने ऊपर बता रखा था, देखिए शुद्ध कणिकाओं के औसत आयु कितनी होती है? तो 1 से 4 दिन तक होती है। यहां दे रखा है, मैंने 1 सप्ताह आपको बोला था ऊपर, तो 1 से 4 दिन होता है, ठीक है। और 1 सप्ताह की बात करें, 7 दिन जिसका होता है वो होता है प्लेटलेट का, जिसे हम प्लेटें कहते हैं ना। बहुत सारी प्लेटें, जो कहते हैं प्लेटें कम हो गई, कहते हैं प्लेटें कम हो गई, तो प्लेटलेट्स कहते हैं। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन होता है, WBC का 1 से 4 दिन होता है, और RBC का 120 दिन होता है। याद रखेंगे इन चीजों को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर, देखिए यहाँ कह रहा है रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? आप कहोगे विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनता है कि रक्त दबाव नापा जाता है, तो आपको स्पोगैमोमैनोमीटर द्वारा, जो हमारा स्पोगैमोमैनोमीटर होता है जिसे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं अपना। तो रक्त में कितने प्रकार की कणिकाएं होती हैं? तो रक्त में 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। और यहां देखिए मक्खी बैठ गई थी ऑप्शन पे जब मैं पिक ले रहा था। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त, देखिए रक्त किस वजह से लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए जो ऊपर ऑप्शन था वो गलत था, ये हमारा राइट हुआ है यहाँ, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में हीमोग्लोबिन होता है, तो आपको कि 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसमें कितना ग्राम हीमोग्लोबिन होता है? तो आपको कि 14 ग्राम। हीमोग्लोबिन के मुख्य संघटक होता है, तो वो आयरन होता है। आयरन मतलब कि हीमोग्लोबिन में मुख्य संघटक क्या होता है, मतलब घटक क्या, उसके अंदर क्या मिला होता है हीमोग्लोबिन के? वो आयरन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन गैस से मिलकर बनता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? ठीक। उसके बाद में है वास मनुष्य में रक्त का घनत्व कितना होता है? तो आप कहोगे 5 से इतने। मतलब क्या है, एक व्यक्ति है उसके अंदर कितना ब्लड होता है? तो आप कहोगे 5 से 6 लीटर तक ब्लड होता है। और मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? जब पीएच मान की बात करें तो वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 पीएच मान होता है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद में आता है मनुष्य की, जो मनुष्य है वो रक्त की प्रकृति होती है, तो इनमें से कोई नहीं होती है, उदासीन अम्लीय कोई होती नहीं है। उसके बाद में क्या है, रक्त का थक्का क्या होता है? रक्त का, अब देखिए क्योंकि 7 होता तो उदासीन होता, ठीक है। 7 से ज्यादा है तो 7 से कम अम्लीय, और 7 से ज्यादा क्षारीय होगा। इस प्रकार से होता है। 7.4 होता है पीएच मान, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसमें बोला कि रक्त का, देखिए रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होते हैं। तो रक्त का थक्का जमने के लिए कौन आवश्यक होता है? विटामिन के की कमी और कैल्शियम। तथा ये तभी थक्का जमेगा जब विटामिन के की कमी के कारण क्या होगा? थक्का नहीं जमता है, आपको पता है। तो विटामिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, उसका थक्का नहीं जमता, ब्लड बहता रहता है, तो विटामिन के की उसे कमी होती है। तो विटामिन के इंजेक्शन के द्वारा लगाने के बाद वो ठीक हो जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है। हृदय का वजन कितना होता है? तो आप कहोगे जो हृदय, जो हार्ड होता है, उसका जो वजन होता है 300 से 350 ग्राम होता है। और उसके बाद में चलते हैं शुद्ध रक्त। देखिए यहाँ कह रहा है शुद्ध रक्त ले जाने वाली कौन सी धमनी होती है? तो शुद्ध रक्त को कौन सी धमनी लेके जाती है? तो आप कहोगे फुफ्फुसीय ध्वनि। जैसे हम जो शुद्ध रक्त होती है वो लेके जो ध्वनि जाती है उसे हम फुफ्फुसीय ध्वनि कहते हैं, सॉरी धमनी कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, ठीक है। कौन सी होती है? फुफ्फुसीय ध्वनि। ऑप्शन नंबर क्या है? सी राइट है। उसके बाद में एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मैं ऊपर बता चुका हूं 18 बार, 15 से 18 बार लेता है, लेकिन यहाँ 15 से कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मैं 12 से 18 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति है वो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। लेकिन जब ऑप्शन नहीं होता है 15 से 18, तो 12 से 18 दे रखा है, तो वही हम लगा देंगे, ठीक है। कोई कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा अंग स्वस्थ, देखिए कौन सा अंग शोषण का है? तो कौन सा अंग शोषण का है? इनमें से आप देखिए अमाशय तो नहीं है, तो खाने की चीजें हैं, बड़ी आंत वगैरह, लेकिन सांस लेने का कौन सा है? आपको कि फेफड़ा है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। उसके बाद में श्वास, देखिए कह रहा है श्वसन तंत्र सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो फेफड़ा, या सबसे महत्वपूर्ण तो अंग फेफड़ा ही है ना। जब भी सांस लेते हैं तो सीधे मुंह में जाता है, फेफड़े में जाता है वो। देखिए फेफड़ों का रंग होता है, तो आपको क्या फेफड़े किस तरीके का, किस कलर का होता है? तो आपको कोई लाल रंग का फेफड़ा होता है, ठीक है। यहां कह रहा है स्वर तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? ध्वनि। अब देखिए कह रहा है स्वर तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि उत्पादन करना होता है स्वर तंत्र का, ठीक है। उसके बाद में क्या है? फेफड़े, जब मैं बोल रहा हूं ये स्वर है हमारे, और इन्हें उत्पादन करने का मुख्य कार्य स्वर तंत्र का होता है, ठीक है। उसके बाद में बोला कि फेफड़ों की प्रकृति होती है, तो आप कहोगे कैसी होती है? स्पंजी होती है। कैसी होती है? स्पंजी, ठीक है। उसके बाद में बोला क्या है
कि दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में होता है आपको कि बड़ा। भाई दायां मतलब कि सीधा, राइट वाला क्या होता है, बाएं से बड़ा होता है। क्या होता है, बाएं से बड़ा होता है, याद रखेंगे। कभी क्वेश्चन बनता है। 74वां क्वेश्चन बोलना जा रहा है, यहां देखिए, श्वास नलिका के द्वार पर एक ढक्कन होता है जिसका नाम क्या होता है, सांस लेते हैं वहां एक ढक्कन होता है, ठीक है, उस ढक्कन को हम क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, एपिग्लॉटिक्स। क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिक्स, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह क्वेश्चन है। उसके बाद में है लैरिंक्स की दूसरा नाम क्या है, तो कहोगे वायुनली कह दिया। क्या होती है, लैरिंक्स का दूसरा नाम क्या है, वो है हमारी वायुनली। उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन नहीं देखेंगे, जो ज्यादा बार रिपीट हुए हैं वही देखेंगे। कैनाइल एक प्रकार का होता है, क्या होता है, दांत, ठीक है, तो कैनाइन जो होता है वो एक प्रकार का दांत होता है। तो कैनाइन शब्द संबंधित होता है वो दांत से संबंधित होता है। कैनाइन किससे संबंधित है, तो दांत से, ये भी रिपीट हुआ है बार बार। उसके बाद में मुंह में कितने दांत होते हैं, 32 स्थायी दांतों के, जो स्थायी दांतों में जो कह सकते हैं जो प्रीमनल होत की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। और दांत में, सॉरी, दांत के किस हिस्से को क्या होते हैं, पल्प कहते हैं, तो उसे मध्य वाले हिस्से को पल्प कहते हैं। उसके बाद में इनेमल पाया जाता है, दांत में अंदर पाया जाता है इनेमल। देखिए आता है इनेमल किस में पाया जाता है, दांत में पाया जाता है, याद रखिए। उसमें कौन सा पाचन तंत्र भाग है, उपरोक्त सभी, अमाशय, मुख और यकृत, ये क्या हमारे पाचन तंत्र के भाग हैं। पाचन क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है, आपको के 5 चरणों में होती है। ये मनुष्य रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्वादी कह सकते हैं सौंदर्यिका स्थित होती है, मुंह में होती है, मतलब कि हमारे स्वाद लेने, सौंदर्या मतलब कि स्वाद लेने वाली जो इंद्रियां होती हैं वो कहाँ स्थित होती हैं, आपको ये मुंह में होती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, कह सकते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, वो होती है यकृत। ग्रंथि की बात करें तो, यदि हड्डी की बात करें तो फीमर, जो टांग में होती है। सबसे छोटी स्टेपिस, सब कुछ बता रखा है मैंने ऊपर। मानव के शरीर में यकृत का वजन कितना होता है, तो आप कहोगे जो लीवर का जो वजन होता है वो 1.5 से लेकर 1.5, मतलब 1.5 किलो से लेकर 2 किलो तक होता है, ठीक है। उसके बाद में है इंसुलिन हार्मोन उत्पाद होता है, अग्न्याशय से उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर देखिए। उसके बाद में है इंसुलिन पदार्थ कहां से निकलता है, अग्न्याशय से निकलता है, ये तो पता है, लैंगरहॉन्स की दुपिकाओं से निकलता है। इंसुलिन है एक हार्मोन है, ठीक है। यकृत जैसे पैंक्राइस स्रावित करता है, यार ये पता है, पैंक्राइस को अग्न्याशय कहते हैं, यकृत नहीं कहते, तो ये इंसुलिन को करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज राइट है। उसके बाद में मधुमेह निम्नलिखित की कमी से हो जाता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, जिसमें पेशाब में क्या होता है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, तो डायबिटीज हो जाती है, जिसमें क्या होता है, पेशाब में हमारे क्या होता है, ज्यादा क्या आने लगता है, शर्करा आने लगती है। देखिए बोला गया है इंसुलिन नियंत्रण करता है रक्त शर्करा को, है ना। और यहां बोला गया है मधुमेह का कारण क्या होता है, शर्करा, वही तो होता है ना मधुमेह का, इंसुलिन की कमी से हो जाती है तो शर्करा होता है, शर्करा आने लगती है पेशाब में। मधुमेह प्रभावित करती है पैंक्राइस को, मतलब क्या, अग्न्याशय को प्रभावित करती है। उसके बाद में देखिए कह रहा है वाष्य व्यक्ति के आयोडीन की मात्रा प्रतिदिन होती है, तो आप कहोगे जो मात्रा प्रतिदिन होती है तो वो होती है 150 माइक्रोग्राम तक, ठीक है। आयोडीन की कमी के कारण कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है, तो आप कहोगे थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। आयोडीन की कमी कौन सी, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जो हमारी गर्दन में पाई जाती है। घेंगा रोग का कारण क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है। घेंगा का लक्षण क्या होता है, थायराइड ग्रंथि का सूजन, तो थायराइड ग्रंथि में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है, वो घेंगा रोग का मुख्य कारण होता है। कौन सा आहार सूक्ष्मात्मक भोजन है, आपको उपरोक्त मांस भी खाना, दूध, ये सब अंडे खाना एक सुरक्षात्मक भोजन है, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है एनीमिया किसकी कमी से हो जाती है, तो आयरन का मतलब क्या होता है, खून में जो एनीमिया कह सकते हैं कि एनीमिया जो कमी हो जाती है वो आयरन की कमी से होती है, ठीक है। और ये देखिए स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है, तो स्टार्च मतलब कि खाने वाला पाचन कहां से, मुख से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। भोजन का पाचन साधारणतः होता है पेट में होता है, देखो ये क्वेश्चन। उसके बाद में ये क्वेश्चन देख सकते हैं, पेप्सिन उदाहरण है एंजाइम का, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। पेप्सिन और रेन नामक एंजाइम किस रस से पाया जाता है, तो आपको जठर रस में, किसमें, जठर रस। और जठर रस कहां से स्रावित होता है, आपको अग्न्याशय से होता है, ठीक है, किसो, अमाशय से होता है, कहां से, अग्न्याशय से होता है, ठीक है। स्टेपिस और रेन कहां से, अमाशय से होता है। उसके बाद में भोजन में आवश्यक तत्व होते हैं 6। ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज है क्या है, एक मोनोसैकेराइड्स है, क्या है, ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसैकेराइड्स है। बसा पाया जाता है, तेल एवं घी में बसा पाया जाता है, आपको पता है, तेल खाओगे और घी पियोगे तो क्या होगा भाई, बसा तो बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा बॉडी में। 1 ग्राम बसा में कितनी ऊर्जा होती है, आप कहोगे 9 किलोग्राम ऊर्जा होती है, ठीक है।
उसके बाद में ग्रसनी, देखिए ग्रासनी स्थित होती है तो आप कहोगे किस में होती है। अब देखो ग्रसनी कहाँ स्थित होती है, अब बताओ कहाँ होती है ग्रसनी, पीछे, ठीक पीछे होती है। तो ठीक पीछे किसकी होती है, आप कहोगे लैरिंक्स के पीछे होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। और ये कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे इतने ज्यादा। ये देखिए पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। पित्त रस किससे निकलता है, यकृत से निकलता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि दालें किस पोषण तत्व को स्रावित करती है, तो दालें प्रोटीन, दालें किसको करती हैं, प्रोटीन को करती हैं। उसके बाद में देखो यहां बोला है शरीर का जो गठात्मक तत्व होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन में जितना मिलेगा उतना बढ़िया है। क्वेश्चन देखिए यहाँ आप जानते होंगे एक बीमारी हो जाती है, क्या होती है, जिसे हम, एक मिनट रुको इसे मिटाते हैं। देखो कौन सी ये है, जो कह सकते हैं जो कोशियों को और बीमारी हो जाती है, कोशोर कोर से कहते हैं, विटामिन जो प्रोटीन की कमी से होती है, बच्चे पतले से रह जाते हैं, सूखे सूखे से, जिसमें हमसे क्या कहते हैं, कोशियों को और कोशिकर बीमारी कहते हैं। इस तत्व की कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। कौन सा तत्व का, देखिए कौन सा पाचन का अंग नहीं है, आपको कि फेफड़ा एक पाचन का अंग नहीं है, इनमें से नहीं है, नामाशय वगैरह से, बाकी छोटी बड़ी दांतों ही, फेफड़ा नहीं है। उसके बाद में इंसुलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, आपको कि देखिए सॉरी इंसुलिन तो उसमें अग्नाशय में पाया जाता है, लेकिन टाइलिन, देखिए यहाँ बोला है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो लार में, कहाँ पाया जाता है, लार में पाया जाता है। कौन सा पोषण तत्व ऊर्जा प्रदान करता है, तो देखिए कौन सा करता है, आपको कि कार्बोहाइड्रेट करता है। कब संबंधित होता है, पेट से। कब्ज कब होगा, आप पेट से संबंधित होगा है। देखिए छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो आपको 20 फीट छोटी आंत की लंबाई होती है। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, आपको अनाज है, जो अंकुरित अनाज होते हैं विटामिन ई की कमी को दूर करते हैं, मुख्य स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या होता है, अनाज होते हैं, जो हम अनाज खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट में मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट सहायता होती है आपको ऊर्जा प्रदान करने में। और बसा का मुख्य स्रोत क्या होता है, मक्खन होता है। मक्खन सबसे ज्यादा बसा सबसे ज्यादा मक्खन से प्राप्त होती है। यहां बोला गया है कि शरीर में पानी की मात्रा होती है, 70% पानी होता है बॉडी में। उसके बाद वो क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति का तापमान होता है, तो आपको कितने 98.4 फ़ारेनहाइट, देखिए दे रखा है 98.4 फ़ारेनहाइट, या फिर इसे 37 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। ठीक है, कभी 37 आता है तो 37 ने 98.4। ठीक है, उसके बाद में क्या है, पायरिया, जो पायरिया बीमारी होती है वो किस अंगों को प्रभावित करती है, तो दांतों को। आप जानते हैं पायरिया जो हो जाती है खून से, दांतों से खून निकलने लगता है, मसूड़ से। वही विटामिन कह रहा है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाती है, विटामिन ए की कमी से। उस रोग का नाम बताइए जब व्यक्ति कम रोशनी में देख नहीं पाता, उसे रतौंधी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। सूर्य, देखिए कह रहा है सूर्य प्रकाश के अभाव को परिमाण, वो सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग किसके खत्म करता है, अभाव को परिमाण पहुंचाता है, मतलब आपको मतलब कि सूर्य के प्रकाश से। विटामिन और खनिज लवण का कार्य करता है सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। तो कहते हैं रथ पर एक ट्रॉफी, भाई ट्रिक से आप याद कर लो। रेटिनॉल का किस प्रकार, देखिए रेटिनॉल किसका प्रकार है, तो आपको विटामिन ए का है। ठीक है, अब यहाँ विटामिन ए, विटामिन सी का स्रोत क्या हो, संतरा और नींबू, खट्टी चीज जितने खाएंगे विटामिन सी पूरी होगी। खट्टे फलों में सबसे ज्यादा होता है विटामिन सी होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको देखिए रथ पर एक ट्रॉफी याद करेंगे तो ट्रिक है वो, रथ पर एक ट्रॉफी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। और एस्कॉर्बिक एसिड का अधिकतम पाई जाती है नींबू में। विटामिन डी का स्रोत क्या होता है, सूर्य की किरणें होती हैं। ठीक है, उसके बाद के सूर्य के प्रकाश का स्रोत क्या है, विटामिन डी है। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है, सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य के प्रकाश। विटामिन डी का कहां पाई जाती है, विटामिन डी को कहा जाता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कभी पूछ लेता है तो आप कहोगे कैल्सीफेरॉल। क्या है, कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर क्या है, इज राइट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इन क्वेश्चनों को ध्यान देते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां बोला गया है शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं, या फिर रक्त का भंडार किसे कहा जाता है, प्लीहा को। प्लीहा को रक्त का, जिसे कहते हैं प्लीहा को क्या होता है, रक्त का भंडार कहते हैं। ठीक है, या फिर रक्त बैंक कहते हैं प्लीहा को। और साथ ही साथ वेरी वेरी रोग किस विटामिन, थायमिन की कमी के कारण, जैसे विटामिन वेरी वेरी B1 की कमी के कारण हो जाता है, कह सकते हैं विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग हो जाता है, जिसे हम थायमीन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन का दूसरा नाम विटामिन B1 होता है, मैंने भी बोला था। विटामिन B6 पाया जाता है यकृत में, ये कुछ इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा रक्त पाए जाने में आवश्यक है, विटामिन के, जो रक्त को जमने के लिए आवश्यक होता है विटामिन के होता है। उसके बाद में यहां बोला गया है डार्विन का संबंध होता है, वो होता है आंतरिक कह सकते हैं आंतरिक त्वचा से। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मानव मस्तिष्क का सबसे
वृहद भाग कौन सा होता है, तो सबसे वृहद भाग जो होता है वो सेरेब्रम होता है। ठीक है, मस्तिष्क की बात कर रहा है, मस्तिष्क सबसे ज्यादा वृहद भाग मतलब कि सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। ठीक है, सेरेब्रम जिसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कार्बो कह सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। और क्वेश्चन बोला गया है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र जिसे कहते हैं पावर हाउस, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया संबंधित होती है कोशिकीय श्वसन से होती है। ऑप्शन नंबर 20 राइट है। उसके बाद में ये क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है आपको, चलते हैं इन क्वेश्चनों की ओर। ये क्वेश्चन बोला गया है कि कितने प्रकार, यहां बोला है कि कितने प्रकार की तंत्रिका पाई जाती हैं, तो 3 प्रकार की तंत्रिका पाई जाती हैं। उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन देखिए कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। हमारे शरीर में मूत्र किसके द्वारा बनता है, तो आपको गुर्दे के द्वारा, जिसे किडनी कहते हैं। और किडनी की लंबाई कितनी होती है, आपको किडनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होगी। मूत्र कहाँ से नियंत्रण बनता रहता है, तो आपको किडनी द्वारा, यकृत द्वारा बनता रहता है। मानव में मुख्यतः उत्सर्जक अंग कौन सा होता है, यकृत होता है उत्सर्जक अंग। और देखिए किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर से आवश्यक जो अनावश्यक तत्व होते हैं उनको बाहर हटाना या फिर निकालना, ये उनका कार्य होता है। साथ ही साथ यहां बोला गया है जीवद्रव्य जीवन का आधार है कहा गया, तो वो उपरोक्त सभी के द्वारा कहा गया था, जैसे कि हेकल्स द्वारा भी कहा गया था ये सब कुछ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। व्यायाम का देखिए व्यायाम का अस्थियों पर प्रभाव पड़ता है, तो आपको अस्थियों और जोड़ों क्या होती है, तंत्र क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं। जितना हम व्यायाम करेंगे उतना मजबूत होंगे। उसके बाद में चलता है, देखिए शारीरिक व्यायाम बढ़ता है तो क्या से रक्त प्रभाव से। देखिए जितना हम शारीरिक व्यायाम करेंगे उतना रक्त प्रभाव हमारा बढ़ेगा, उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। बोला गया है कि मनुष्य में श्वसन की दर सबसे कम होती है, तो आपको सोने पर, जब हम सोते हैं तो सबसे हल्की सांस लेते हैं। उसके बाद में पूछा गया व्यायाम का रक्त पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता, तो आपको जो श्वेत होते हैं, श्वेत रक्त कण जो खत्म हो जाती हैं, ठीक है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यायाम जो कह सकते हैं व्यायाम का जो श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है उपरोक्त सभी के द्वारा, जीवन धारित सुविधाओं के द्वारा, ऑक्सीजन दर कर्ज में वृद्धि और साथ ही उपरोक्त दोनों ये राइट है। ठीक है, ऑप्शन ए और बी राइट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। व्यायाम में अस्थि और जो पीजर होते हैं उनमें कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो आपको हड्डियों और जोड़ों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि अस्थि पीजर का कार्य क्या होता है, उपरोक्त सभी होते हैं। शरीर को आकार देना भी हमारा अस्थि पीजर का काम होता है, साथ ही साथ पेशियों को मोड़ने का स्थान देना, और साथ ही साथ कह सकते हैं जो भीतरी कोमल अंग होते हैं उनकी रक्षा करना अस्थि पीजर का नाम अस्थि पीजर का कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद में है योग द्वारा किस द्वारा विकास होता है, तो योग द्वारा विकास जो होता है वो हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक का विकास होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यूनिट नंबर 3 में आ चुके हैं। कान साफ करने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत ही जरूरी है, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। जब भी हम कान साफ करें तो उस समय हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा के स्वच्छता देखिए ना करने पर कौन सा रोग हो जाता है, तो दांत, खाज, खुजली। देखिए हम कह सकते हैं कि जो स्वच्छता ना करने से कौन सा, हम यदि हम अपने त्वचा को धोए ना, नहाए ना, हम अपने लोग नहाए ना, तो दांत भी हो सकते हैं, खाज, खुजली कह सकते हैं, या फिर फुंसी वगैरह निकल सकती है। ये किसके कारण होती है, हम अपने त्वचा को धोए ना, स्वस्थ मतलब कि नहाएंगे नहीं तो हमें ये प्रॉब्लम होंगे। उसके बाद में क्या होता है, टेटनेस कैसे होता है, तो टेटनेस कैसे होगा, आपको जब जंग लगी, मान लो जंग लगी हुई कोई कील है वो आपको लग जाती है, तो उस घाव में क्या होगा, आपको टेटनेस हो जाएगा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो क्या क्या आवश्यक है, नियमित व्यायाम करना, उचित पोषण करना, रहन सहन आपका सही होना चाहिए, तो आपको क्या होगा, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है ये चीजें। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या होती है, तो वो होती है गुलाबी गाल। जब आपके गुलाबी गाल होते हैं तो समझ लीजिए कि आपको एक अच्छे स्वास्थ्य की पहचान होती है कि आपके मतलब क्या है, गुलाबी गाल की तरह। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं उसमें ब्लड की ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब पूरा ब्लड है, तो इसलिए कह सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्या होता है, तो आप कहोगे इनमें से सभी, मतलब क्या है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे थूकना गलत है ना, कूड़ा कागज करना, इधर उधर फेंकना, ये भी हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, स्थान स्थान पर मल और मूत्र को त्यागना, ये भी गंदगी फैलाने के लायक है। वही सब कुछ दे रखा है यूनिट नंबर 3 में। यहां बोला गया है हाइजीन शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है, स्वास्थ्य विज्ञान से है हाइजीन वर्ग का शब्द। उसके बोला गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। उसके बाद स्वस्थ सुरक्षा जो सुरक्षा है उसमें
अवगत कराने वाली जो नियम होते हैं वो कौन से होते हैं, वो स्वास्थ्य शिक्षा होता है। ठीक है, तो कह रहा है स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा में अवगत कराने वाले जो नियम कहलाते हैं वो स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। शारीरिक, यहाँ बोला है शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं है, तो वो क्या है, प्रेम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं है, तो विद्यालय की कह सकते हैं स्वच्छता नहीं है। साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वच्छता में आती है, इनमें सभी आते हैं, हाथ पैर को स्वच्छ रखना, त्वचा को स्वच्छता देना, साथ ही दांत स्वच्छ रखना, ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्यालय स्वास्थ्य सेवा को कौन सा अंग नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि छात्रों पर पढ़ाई का बोझ, ये एक क्या है, एक विद्यालय स्वास्थ्य सेवा का कोई अंग नहीं है, इस प्रकार से कह सकते हैं। उसके बाद में व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, बुरी आदतें होती हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। उसके बाद में है यक्ष्मा रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो आप कहोगे उसे हम बी, सी और जी। ठीक है, BCG का टीका लगता है। यक्ष्मा रोग, जो यक्ष्मा रोग होता है उसके रोकथाम के लिए जो टीका लगता है वो BCG का टीका लगता है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका ही है, देखिए स्कूल की स्वच्छता की जिम्मेदारी होती है, तो उपरोक्त सभी प्रधानाचार्य की भी होती है, सफाई कर्मचारी की भी होती है, शिक्षक और विद्यार्थी की भी होती है। ठीक है, उसके बाद में आप जानते हैं WHO की स्थापना कब की गई थी, तो 7 अप्रैल को की गई थी, 7 अप्रैल 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कहते हैं, और इसी दिन हमारा विश्व स्वास्थ्य कह सकते हैं जो दिवस मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसीलिए 7 अप्रैल 1948 में। उसके बाद में लगा है स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नियमों से अवगत कराने को कहते हैं, तो वो कहते हैं स्वास्थ्य शिक्षा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। उसके बाद चलते हैं, सभी विद्यालय में होता है, तो सभी विद्यालय में होना चाहिए उपरोक्त सभी की, मतलब कि क्या होना चाहिए, सभी विद्यालय में क्या क्या, खेल मैदान भी होना चाहिए, मनोरंजन के साधन भी होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, जो कह सकते हैं तड़ताल भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, उपरोक्त सभी। उसके बाद चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए 70वें क्वेश्चन चलते हैं। यहां बोला जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो प्रमुख कार्यालय है वो कहां है, तो आपको वो है जिनेवा में। स्वास्थ्य संगठन का जो कार्यालय जिनेवा में है, पूछा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया गया था, तो आपको केंद्र स्वास्थ्य परिषद 1953 में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। उसके बाद में कहा गया अशुद्ध जल और भोजन द्वारा फैलने वाले रोग कौन से नहीं है, तो आप जान सकते हैं अशुद्ध जल के द्वारा और भोजन के द्वारा कौन से रोग नहीं फैलते हैं, तो आप कहोगे जो मलेरिया रोग है ना वो मच्छर के काटने से फैलता है, बल्कि अशुद्ध जल या भोजन करने से नहीं फैलता। और हैजा है, ये क्या होगा भाई, अशुद्ध खाओगे पियोगे तो फैलेगा, पेचिस भी होगी, और साथ ही साथ टाइफाइड भी हमारा होगा, वो खाने से होता है। लेकिन मलेरिया क्या रोग है, ये मच्छर के काटने से ही होता है। उसके बाद में क्या हुआ है, जीवन जंतु द्वारा, देखिए कह रहा है जीव जंतु द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है, तो चेचक रोग क्या है, जीव जंतु द्वारा नहीं होता है। रेबीज क्या होता है, ये कुत्ते के काटने से होता है। प्लैंग, ये क्या होता है, एक जो चूहे के अंदर होता है ना, चूहे के अंदर जो पाया जाता है प्लैंग, एक ठीक है, एक मतलब कि एक कह सकते हैं एक जंतु पाया जाता है, उसके काटने से होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। लेकिन चेचक क्या है, ये एक क्या प्राकृतिक चीज होती है, अचानक निकल आती है। ठीक है, साथ ही साथ हाइड्रोफोबिया जो होता है उसके का दूसरा नाम क्या होता है, रेबीज होता है। हाइड्रोफोबिया का दूसरा नाम क्या होता है, रेबीज वायरस जिसे कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति को सोना चाहिए, तो वो एक व्यक्ति अच्छा है उसे 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, मलेरिया बीमारी किससे प्रभावित होती है, आप कहोगे जिगर क्या होता है, जिगर से प्रभावित करती है, मतलब कि हमारे लीवर कह सकते हैं जिगर। ठीक है, तो जिगर को प्रभावित करती है, जो हमारा कह सकते हैं जो जिगर घबराना वगैरह, ठीक है, ये हमारा जो ब्लड है उसको बनने से रोकता है, तो मलेरिया हो जाती है। उसके बाद में कह सकते हैं ये कान, देखिए कह रहा है कानों की सफाई किससे करनी चाहिए, तो कानों की जो सफाई है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड से करनी चाहिए। जब भी हम अपने कानों की सफाई करें तो हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रो ले लो, हाइड्रो कहते हैं, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड उसके अंदर होता है, तो उससे करनी चाहिए कानों की सफाई हमेशा। उसके बाद में यूनिट नंबर 4 में देखते हैं, और चौथे यूनिट में आपको केवल वायु, जल और प्रदूषण के बारे में और उनके निवारण के बारे में बताया गया होगा। इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रभाव में कौन सा रोग हो जाता है, तो आप याद रखिए वायु प्रदूषण में जो सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं उसके गैस से कोई प्रभावित होता है तो कौन सा रोग होगा, तो उसे हमें दमा या खांसी कहते हैं। यदि हमारा प्रदूषण गंदा है और हम उससे निकलेंगे तो हमारी सांस वगैरह जाएंगी और हमें क्या होगा, खांसी होगी, दमा आएगा, मतलब कि सांस अजीब टाइप की आएगी, गर्द घुसेगी तो फेफड़ों में, तो वही होगा। उसके बाद में बोला गया है, दूसरे क्वेश्चन को देखिए, शुद्ध वायु में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है,
क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन बनता है कि भाई शुद्ध ऑक्सीजन वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, तो आप कहोगे 20.95% होती है। वायु प्रदूषण बढ़ने का कारण क्या होता है, भाई वायु प्रदूषण है क्यों बढ़ता है, आप कहोगे ज्यादा धुआं होगा तो वायु प्रदूषण होगा, पेड़ पौधे काटेंगे तो भाई वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि भाई प्रदूषण को खत्म कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं। इधर उधर क्या करेंगे, कूड़ा करकट करेंगे, डालेंगे तो भी प्रदूषण होगा, सड़ेंगे करेंगे वो चीज। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पूछा गया है जो चिमनिया से होता है, तो चिमनियों से क्या होता है, वायु प्रदूषण। चिमनियां होती हैं जो कह सकते हैं जो ईंटें वगैरह बनती हैं भट्टों पे, तो चिमनियां ऊपर निकली होती हैं, तो उसमें क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा। तो इसी प्रकार से CO2 और NO2 और SO2 किस प्रकार से, आप कहोगे ये सब वायु प्रदूषण है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये सब प्रदूषण है। उसके बाद में यहां बोला गया है संक्रमण रोग उस व्यक्ति, देखिए ये कम पूछा गया है, 10 जून का संबंध किससे है, तो जो 10 जून होता है उसे हम भूमिगत जल दिवस मनाया जाता है। 10 जून को क्या मनाया जाता है, भूमिगत जल दिवस। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, आप कहोगे सबसे ज्यादा जो होती है वो नाइट्रोजन की मात्रा होती है, 79% होती है, और 20.95% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। मैं ऊपर बता चुका हूं, नाइट्रोजन की मात्रा पूछे तो 79% और ऑक्सीजन की पूछे तो आप 20.95% होती है, ठीक है। उसके बाद में वातावरण में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो सबसे अधिक मैंने अभी बताया था 79% नाइट्रोजन पाई जाती है, और 20.95% क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। आई होप समझ में आ रहा है। सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, देखेंगे हम सभी आपको दिखाएंगे। उसके बाद में आ जाता है कि कौन सी गैस जल, देखिए यहां तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसको नहीं देखेंगे। मक्खियों द्वारा कौन सा रोग हो जाता है, हैजा हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो सब कुछ आम बातें हैं यार। कौन, देखिए कह रहा है कौन वायु प्रदूषण नहीं है, तो आप कहोगे ऑक्सीजन एक वायु प्रदूषण नहीं है, बाकी सब वायु प्रदूषण दिख रहे हैं आपको। और उसके बाद में ये क्वेश्चन बना है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो देखिए सबसे कम जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। मैं ऊपर बता चुका हूं, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा, ठीक है, वो कितनी होती है 79% होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा 20.95% होती है ऑक्सीजन की मात्रा, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। समझ में आ रहा है। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से होता है, तो आप कहोगे धुएं से होता है। निम्नलिखित में कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलकर कह सकते हैं कि प्रदूषक बन जाती है, तो आप कहोगे हीमोग्लोबिन। यदि हम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड में हीमोग्लोबिन मिला दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो प्रदूषक बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है प्रिया निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषण नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण नहीं है। हाँ यार ये तो गलत बात है, प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड तो। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ देखिए वायु मिश्रित गैस जलवाष्प होता है, वो होता है धूलकणों के द्वारा। ये तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नेक्स्ट और चलते हैं। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है कि जल में जो होता है ब्लीचिंग पाउडर डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए जल में हम ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे तो जो जल के जीवाणु होते हैं वो रहित हो जाता है। तो जल क्या होता है, जीवाणु रहित हो जाता है, मतलब कि जो भी जीवाणु हो जाते हैं वो मर जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर डालने से, ठीक है। जल प्रदूषण कारण क्या है जल प्रदूषण का, तो आप कहोगे इधर उधर क्या होगा, मल त्याग करोगे तो होगा, कूड़ा करकट करोगे तो होगा, कारखानों से अपशिष्ट जो पदार्थ निकलेंगे उत्पाद होगा, वो भी जल प्रदूषण में ही करता है। उसके बाद में आता है जल प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, भाई रोकेंगे कभी, तो हम कूड़ा करकट है उनको क्या करें, जलाशय में जाने से रोकना पड़ेगा। कारखानों से निकलने वाले जो पदी नदियों में जो डाल रहे अशुद्ध जल, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें भी रोकना पड़ेगा, ठीक है। तब क्या होगा, जल प्रदूषण कम हो जाएगा। यही सब कुछ दे रखा है। जल प्रदूषण का कह सकते हैं प्रधान स्रोत क्या होता है, वो होता है हमारा सिल्वर का पानी, ठीक है। तो ये देखिए कहता है सीवर का पानी होता है, ठीक है। तो जो कह सकते हैं प्रधान स्रोत होता है वो सीवर का पानी होता है। तो आप इनसे जल प्रदूषण वायु प्रदूषण रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप फटाफट कर देंगे। इस नोट्स को मेरे हिसाब से आप डाउनलोड कर लें, बेहतर रहोगे। उसके बाद में आता है जो जल स्वाद रहित और गंध रहित और रंग रहित होता है वो क्या होता है, वो अशुद्ध होता है। देखिए जो स्वाद रहित होगा और गंध रहित होगा, उसमें गंध नहीं आती होगी, स्वाद अच्छा होगा, रंग अच्छा होगा, तो वो जल कैसा होगा, आप कहोगे शुद्ध होगा, अशुद्ध थोड़ी होगा। उसके बाद में आता है पीने का पानी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए और गंधहीन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है, ए और बी राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहां बोला गया है कौन सा जल बधुआ शुद्ध है, तो आपको जो
कह सकते हैं जो गहरा कुआं होता है उसका जो जो जल होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है, तो हैजा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। अब कुछ रोग आ गए। अब आ गया देखिए पोलिया रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। जल और भोजन द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? तो जल और भोजन के द्वारा होता है। पेचिस वगैरह, बुखार, हैजा, ये सब कुछ होता है। ये सब कुछ आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह के नंबर अच्छे आ जाएंगे। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नोट्स है, आप इसको जरूर। यूनिट नंबर हम 5 में पहुंचते हैं और इसमें हम चोट वगैरह और जैसे जल जाना, बिजली का पकड़ना, चिकित्सालय से संबंधित ये कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। उसके बाद में क्या दे रखा है देखिए 5वें यूनिट में देखते हैं जो फटस एड है शब्द जो शासकीय रूप से कब मिला? तो आप कहोगे वो 1879 में मिला था। उसके बाद में है सबलेक्शन चोट किससे संबंधित होती है? तो वो त्वचा से संबंधित होती है। क्या होती है? सबलेक्शन जो चोट होती है वो हमारे त्वचा से संबंधित होती है। देखिए यहां बोला है एब्रेजन चोट, ये भी त्वचा से संबंधित होती है। एब्रेजन चोट कहां पर होती है? तो आपको त्वचा पर होती है। सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार कौन कौन से हैं? तो आपको सबसे पहला उपचार है जख्म को क्या करें? बिना उसके धोकर क्या करो? पोंछना। मतलब क्या है? उसे धो मत, उसे पोंछो जो भी सांप ने काटा है। उसके बाद क्या करो? मरीज को शांत रखने की चेष्टा दो। मतलब उसे कहो कि भाई तू शांत रह, ज्यादा घबरा मत। घबराएगा तो ब्लड तेज घूमना, इधर से उधर तो ब्लड में मर जाएगा, तो उसे घबराओ मत। तुरंत एंटीबायोटिक जो किट आती हैं, कह सकते हैं टीके आते हैं, उनकी क्या करें? व्यवस्था करनी चाहिए। तो एंटी जो कह सकते हैं एंटीवेजम कह सकते हैं कि एंटी वेनम भी कह सकते हैं। एंटी वेनम जो टीके आते हैं, एंटी वेनम जो वैक्सीन आती है, उनका इस्तेमाल करें। ठीक है, उसका व्यवस्था करो और फटाक से उसे लगा दो। या फिर सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से जो साधन होता है काटने का, आप सीधे सरकारी अस्पताल जाइए और आप वहाँ इंजेक्शन लगवा सकते हैं। सरकारी अस्पताल में ये चीज़ सब कुछ प्रोवाइड करा दी गई है। सांप काटने का इलाज बहुत अच्छा है। उसके बाद में व्यक्ति को पानी से देखिए यदि डूबने पर किस विधि का उपयोग करना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो आप किस विधि का यूज करेंगे उसे बचाने के लिए? तो पेट से बल देखिए लिटाकर पानी क्या है? निकालेंगे पहले। सही है, ठीक है। पेट के बल उसे क्या करेंगे? लिटा करेंगे और उसे क्या करेंगे? निकाल देंगे उसका पानी जो पेट में गया है। पानी और क्या होंगे? पिलाएंगे। और साथ ही कह रहा है यहाँ देखिए क्या कहें? आप पानी पिलाएंगे या फिर दवा देंगे? ये इनमें सही। यदि कोई पानी में डूब जाता है व्यक्ति तो सबसे पहले क्या है? पेट के बल उसे लिटाकर पानी को निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या है? एज राइट है। उसके बाद में है कृमिक शोषण लेने की विधि क्या होती है? सॉरी, देने की विधि क्या होती है? ये दो हैं। कौन कौन सी विधि है? ये कृमिक शोषण देने की विधि दो होती है। ठीक है। उसके बाद में इस क्वेश्चन को देखें, प्राथमिक चिकित्सालय का आवश्यक होता है। तो प्राथमिक चिकित्सालय देखिए ये विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है और पार्टिकल और माता पिताओं के लिए प्राथमिक चिकित्सालय आवश्यक होता है। प्राथमिक चिकित्सालय कहलाता है क्या? कहलाता है डॉक्टर्स के पहुंचने के पहले ही की गई जो चिकित्सा होती है वो प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। ठीक है, डॉक्टर के पहुंचने के पहले ही की गई चिकित्सा हमारी प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। हम क्या करते हैं? डॉक्टर्स के कुछ बिना सलाह के ही घर पे ही मल्लम पट्टी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो प्राथमिक चिकित्सालय कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में क्या है? मोच। आप जानते हैं शरीर में कुछ मोच आ जाती है पैर वगैरह में, कहा जाता है तो जोड़ों में होता है। तो मोच कहाँ होता है? मोच शरीर में, शरीर कहाँ पर होता है? तो आप कहोगे जोड़ों में मोच होता है, मतलब कि जहां भी कुछ पैर इधर उधर लग गया तुम्हारी मोच आ गई कहते हैं, तो वही हम इसे मोच को स्पेन भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सर्प जहरीले नहीं होते उसके दंश के, ठीक है, निकास होते हैं। तो आप कहोगे जो कह सकते हैं निशान होते हैं, जो दांतों के दंश के जो निशान होते हैं कौन कौन से होते हैं? जहरीले सांप नहीं होते, तो वो अंग्रेजी के डी आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? अंग्रेजी के डी आकार के होते हैं। वो क्या होते हैं कि वो जहरीले सांप नहीं होते। ठीक है। और यही क्वेश्चन ऐसे सांप से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लें भी, और मैं आपको बढ़ाऊंगा बस यही क्वेश्चन पढ़ लो तो भी आप वीडियो को देख के चले जाते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। जब जलने पर आप क्या करेंगे? देखिए आप जब जल जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो जल का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे? तो यहाँ है जल का प्रयोग करेंगे। देखिए जल जाने पर आप क्या करेंगे? जल का प्रयोग करेंगे। यार ये कौन सी बात होगी? कपड़े उतार देंगे, नीचे लेट जाएंगे। देखिए जल का प्रयोग करेंगे, मुझे तो गलत ही लग रहा पूरा क्वेश्चन। जल जाने पर आप कोई जल का प्रयोग थोड़ी करोगे। उसके बाद में है जलने में किस विधि का प्रयोग कर सकते हैं?
तो कंबल से ढक सकते हैं। हाँ ये बात ठीक है, ये वाला राइट है, ऊपर वाला साल ये गलत दे रखा है, ठीक है। तो देखिए 24 में देखिए जलने की किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो कंबल से जो भी स्टूडेंट जो भी जल जाता है, कोई भी जल जाते हैं तो उसे किसी कंबल से किसी कपड़े से क्या कर देना, ढक देना चाहिए उस व्यक्ति को, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तो उसका जो शरीर है वो एक पानी का रूप नहीं लेगा, जो फबद जाता है वो नहीं छिपदेगा। यहाँ होता है चूषण किस किया जाता है, तो चूषण क्या होता है, ये सांप के काटने में होता है। क्या होता है, जो चूषण होता है वो सांप के काटने में होता है। उसके बाद में सांप के काटने पर किया जाएगा, तो सांप के काटने पर क्या किया जाएगा भाई, यहाँ तो ऑप्शन ही दे रखा है, तो चूषण किया जाएगा, ये भी ठीक है, चूषण भी करते हैं, ठीक है। तो और बैंडेज का प्रयोग करेंगे भाई, चूषण का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये होता है शायद। उसके बाद में प्राथमिक चिकित्सा शब्द को पहली बार किसके द्वारा अपनाया गया था, सबसे पहले प्राथमिक जो शब्द था उसे किसने अपनाया था, आपको कोई सैड जॉन किसने, एम्ब्रिलेज ने। ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट है। और साथ ही साथ हेमेटोमा होता है, तो हेमेटोमा क्या होता है, एक चोट से संबंधित होता है। उसके बाद में खिलाड़ियों के जो जोड़ों में दर्द हो तो कौन सा उपचार अच्छा होगा, तो आप कहोगे उसके लिए कंट्रास्ट जो बॉथ होता है उसका यूज करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। व्यक्ति जल जाता है तो बिजली के, देखिए व्यक्ति किस किस चीज से जल जाता है, आप कहोगे बिजली के लगने से भी जल जाता है, साथ ही साथ गर्म चाय से भी जल जाता है, ये भी ठीक है, और जलते कोलतार से भी जल जाता है। तो ये तो चारों उपरोक्त सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहां बोला गया है स्थान पर ठंडा जल और गर्म जल बारी बारी से करने से हो सकता है, तो आपको कोस्टल बॉथ हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लो, ठीक है। मैं तो थक गया बोलते बोलते। देखो इस क्वेश्चन को देखो, काफ़ी टाइम्स हो गया है और वीडियोस काफ़ी लंबी हो चुकी है। देखिए कह रहा है इसमें पेज ऐड, देखिए कह रहा है यहाँ कह रहा है पेशियाँ 8 जाती हैं, जिसमें पेशियाँ ऐड जाती है उसको क्या कहते हैं, आपको स्ट्रैन कह सकते हैं, स्ट्रैन कह सकते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रैन को हम मोच भी कहते हैं, जिसमें क्या होती है पेशियाँ ऐड जाती हैं, ठीक है, स्ट्रैन। और इसके बाद में है क्रमिक विधि में श्वसन कब होता है, तो आपको उपरोक्त सभी में होता है, ठीक है। दम घुटने पर भी होता है, क्रमिक विधि होता है, उसमें श्वसन कब हो देते हैं, तो आप कहोगे उपरोक्त सभी से देते हैं, ये पढ़ लो आराम से। और इसके बाद में देखो यूनिट नंबर 6 में पहुंचते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आप देख सकते हैं। विकास, शारीरिक विकास से संबंधित ड्रॉप एंड प्रभाव, धूम्रपान और तंबाकू शराब उनके स्वास्थ्य प्रभाव पे क्या क्या हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं, उनको बारे में यहाँ इस वीडियो में यूनिट नंबर 6 में दे रखा है। तो ये सारी की सारी मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। एस्ट्राडाइल जो होता है का प्रयोग होता है, तो आप कहोगे डोपिंग में प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, डोपिंग में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ क्वेश्चन जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, डोपिंग क्या होता है, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं है, तो नशीला पदार्थ एक ड्रॉपिंग नहीं है, खाद्य पदार्थ भी नहीं है, स्वास्थ्यवर्धक भी नहीं है, ठीक है। ड्रॉपिंग की जांच की जाती है तो रक्त और मूत्र के द्वारा की जाती है। ड्रॉपिंग से खिलाड़ी को क्या लाभ होता है, शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। ड्रॉपिंग एक क्या होता है, ड्रॉपिंग कहलाता है एक नशा करने का तरीका, तो एक क्या है, ड्रॉपिंग क्या कहलाता है, ड्रॉपिंग नशा करने का तरीका कहलाता है, याद रखिए, ठीक है। नशा नशीला पदार्थ नहीं होता, नशा करने का तरीका एक ड्रॉपिंग कहलाता है, ठीक। उसके बाद में कह रहा है खेलों में ड्रॉपिंग का प्रयोग का कारण क्या होता है, आत्मविश्वास की कमी, क्या होता है, हम पे अपने आप पे विश्वास नहीं है तो हम उसे ड्रॉपिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, यहां देख सकते हैं, मादक द्रव्य के सेवन से खतरा होता है, तो आपको के स्वास्थ्य को भी होता है और खेल नीति को भी होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ जो कैफीन पाया जाता है तो वो चाय में पाया जाता है, तो कैफीन किस में पाया जाता है, चाय में, ये देखेंगे। अफीम का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको के नींद अधिक आती है, आप अफीम का यूज करते हैं तो आपको नींद बहुत ज्यादा आएगी। नार्कोटिक्स क्या होता है, एक नशीला पदार्थ होता है। उसके बाद में बोला गया है कि चाय कॉफी, ठीक है, चाय कॉफी और कोला में पाए जाने वाला नशीला जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, उसे कैफीन कहते हैं। जो चाय और कॉफी और कोला में जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैफीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नार्कोटिक्स का प्रभाव पर का मतलब क्या है, किस पर पड़ता है, तो आपको के मस्तिष्क, जो कह सकते हैं जो नार्कोटिक्स होता है, जो प्रभाव किस पे, इफेक्ट किस पे सबसे ज्यादा डालता है, तो त्वचा पे तो डालेगा नहीं, हड्डियों पे भी नहीं डालेगा, दांत पे भी, सबसे ज्यादा मस्तिष्क पे डालता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। खिलाड़ी नशा क्यों करते हैं, तो आप कहोगे जो खिलाड़ी होते हैं वो नशा क्यों करते हैं, तो वो होता है शक्ति अर्जित करने के हेतु। तो शक्ति, जो भी खिलाड़ी होते हैं वो नशा क्यों करते हैं, क्योंकि उसे शक्ति आ जाए, एनर्जी आ जाए, अपने आप को आत्मविश्वास नहीं बनाते, मतलब कि उन्हें विश्वास नहीं हम जीत पाएंगे, लेकिन वो पता है नशे में खेलते हैं, इस प्रकार से मान लो, ठीक है। खिलाड़ी नशा क्यों करते हैं,
तो कहता है कि थकान कम करने के लिए, ये भी बात सही है कि वो थकान उन्हें महसूस ना हो कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, इसलिए वो नशा करते हैं। निम्न से कौन सा नशीली दवाई नहीं है, तो ये वाली नशीली दवाई नहीं है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में धूम्रपान के उपरोक्त निकोटीन किस स्वास्थ्य को उत्तेजित करता है, तो आप कहोगे स्नाविक स्थान को क्या करता है, उत्तेजित करता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को क्या बीमारी होती है, तो आप कहोगे उपरोक्त सभी बीमारी हो सकती है। दांतों को क्षणित पहुंचती है, सांस उखड़ने लगता है, और क्या हो जाता है, ग्रौब शक्ति खो जाती है। ठीक है, ये अगर खो बैठता है, बात वही है ना, तो उपरोक्त सभी राइट है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप जानते हैं, सिगरेट में कितने प्रतिशत निकोटीन पाई जाती है, तो आप कहोगे सिगरेट होता है उसमें जो नशीला पदार्थ पाया जाता है वो 1.2% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। गिरगिट, देखिए यहां कह रहा है, सॉरी यहां बोला गया, ये वाला क्वेश्चन को देखिए, सिगरेट पीने वाले समय में कौन से अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है सिगरेट जो भी पीगा। तंबाकू के सेवन से शरीर पर प्रभाव पड़ता है, तो वो पड़ता है कैंसर। ठीक है, यहां कह रहा है कैंसर होने के संभावना पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। धूम्रपान से फेफड़ों पर प्रभाव पड़ता है, तो धूम्रपान से फेफड़ों पर जो प्रभाव पड़ता है वो फेफड़ों के क्या होता है, देखिए जब धूम्रपान करेंगे तो फेफड़ों पर प्रभाव पड़ेगा। अब उसमें क्या होगा, फेफड़ों के जो ऊतक क्या होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, ये क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे धूम्रपान से रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, धूम्रपान का कारण क्या होता है, इनमें से सभी होते हैं। निकोटीन पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है। अब देखो मैं यहाँ फटाफट पढ़ता हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। और तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, धूम्रपान में कौन सा अंग प्रभाव डालता है, तो उपरोक्त सभी श्वसन तंत्र का, पाचन तंत्र का पाया जाता है। धूम्रपान के हानि होते हैं कैंसर। ठीक है, हानि कौन कौन सी होती है, जब धूम्रपान करोगे तो कैंसर होगा भैया, पता होगा आपको, तंबाकू बुगा खाओगे तुम्हें। उसके बाद में देखिए 46वां क्वेश्चन, एल्कोहल को तकनीक जो शब्द होता है वो क्या होता है, उसे हम एथेनॉल कहते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का जो तकनीक शब्द होता है वो एथेनॉल होता है। और अल्कोहल सेवन का कारण क्या होता है, इनमें से सभी होते हैं। आधुनिक जो कह सकते हैं आधुनिक जमाना और मानसिक स्थिति के बारे में, थकावट के बारे में, सब कुछ ये सभी हो जाएंगे। और अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। उसके बाद में कुछ सामान्य आर्थिक सब कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए यहाँ, आप देख सकते हैं। जैसे कि समानार्थिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कि क्षय रोग होता है तो आपको जीवाणु के द्वारा होता है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको पढ़ लीजिए। और साथ ही विषाणु से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा होता है, वो कह सकते हैं जो पोलिया होती है। और शरीर की गर्मी हमेशा रहती है, तो आप कहोगे 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहती है, वही टेम्परेचर की बात कर रहा है। जीवाणु जनित रोग होते हैं, तो आप जानते हैं एन्फ्लुएंजा एक जीवाणु जनित रोग है। और देखिए यहाँ बोला गया जीवाधारी का जो विकास एवं वृद्धि होती है वो समसूत्री विभाजन से होती है, तो जीवाधारी की जो विकास और वृद्धि होगी वो समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। शरीर में कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि का कारण क्या होता है, वो कैंसर। ठीक है, तो ये कैंसर हो जाएगा। उसके बाद में चोट लगने पर रक्त स्राव नहीं जमता, तो किसे, हेमोफीलिया के कारण हेमोफीलिया रोग होता है, जिसे विटामिन के की कमी हो जाती है, उसको क्या होगा, स्रावित नहीं होगा। ठीक है, रक्त नहीं जमेगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ कह रहा है बाह्य परजीवी कौन है, तो चोक एक बाह्य परजीवी है। ठीक है, उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक बार रिपीट कर लीजिए, बेहतर है, अच्छे हैं। यूरिया का संश्लेषण होता है गुर्दे में होता है, ये मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ। बालक का देखिए यहाँ कह रहा है बालक का विकास नहीं हो पाता, तो किसके, संक्रमण रोग के कारण नहीं होता। यदि किसी बच्चे को संक्रमण रोग है तो उसको विकास नहीं होगा। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, तो आपको चारों ओर से क्या होता है, ढकने वाला। ठीक है, ये अर्थ है, मतलब चारों से ढका हुआ है वो क्या है, पर्यावरण है हमारा। और इसी प्रकार से देख सकते हैं कि साइना और नेहवाल किस खेल से जुड़े हैं, तो साइना और नेहवाल है जो हमारे बैडमिंटन से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। और देखिए मलखा सिंह के बारे में तो आप जानते होंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मलखा सिंह संबंधित किससे है, तो एथलेटिक्स से संबंधित है। और साथ ही साथ आप जानते हैं नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। ये जीके जीएस से भी क्वेश्चन रिलेटेड बनते हैं। और यहाँ कह रहा है बॉडी टाइप होती है, तो कितने टिपकाय के होते हैं, 3 टिपकाय की बॉडी होती है। भारतीय उड़न जो सिख कह सकते हैं, उड़न सिख जिसे कहा जाता है, तो उसे मलखा सिंह को उड़न सिख कहा जाता है, खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेलों के विजेता को क्या नाम इनाम दिया जाता था, आप कहोगे उसे क्या कहा, एक ताज। मैंने फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब कि पहले वाले में जैतून के पत्तों का बना ताज पहनाते थे, जिसे मुकुंद कह सकते हैं। ये मैंने सारे के सारे ऊपर पहले मैं करा चुका हूं। और आज फिर भी एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाउनलोड करके आप मतलब पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको पूरा कर सकते हैं। तो WHO का पूरा नाम क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार।
तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। और जो भी हमने नोट्स दिए हैं आपको, नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और सारे के सारे आप जितने किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं यूपी के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, आप इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए, और यहाँ से आपको 85% प्लस यहाँ से आसानी से मिल सकता है। बहुत ज़्यादा सारे क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको PDF थ्रू दे रखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो दोनों पार्ट को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यदि आप ये देखना नहीं चाहते तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों,